अपने हिसाब से करती है। लेकिन जब संघात्मक व्यवस्था होगा उसमें केंद्र और राज्य के बीच में जो है शक्तियों का जो है स्पष्ट विभाजन होगा, स्पष्ट विभाजन होगा दोनों के बीच में। राज्य को क्या पावर है और केंद्र को क्या पावर है। क्लियर। तो हम लोगों का जो है संविधान जो है, हम लोग को संविधान को बोला जाता है कि संघात्मक व्यवस्था को बनाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना भारत राज्यों का संघ है, मतलब संघीय व्यवस्था तो लागू किया गया है। तो हम कैसे बोलते हैं गौण हो जाएगा पूरा का पूरा, जब संघीय व्यवस्था लागू किया गया है और जो है संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य सरकार क्या केंद्र सरकार चलाती है? क्योंकि राज्य सरकार, राज्य में जो है सरकार जो है वहाँ के राज्य का जो सरकार होता है वो चलाती है और केंद्र में सरकार जो होता है वो चलाती है। दोनों अपना अपना सरकार चलाती है। ये राज्य के विधानसभा का कानून बनाने का या सरकार बनाने का पूरा पूरा पावर दिया गया है राज्य के भाग में, और संघ का भाग अलग है। ठीक है। तो राज्य जो है, राज्य को जो है शक्ति और केंद्र शक्ति का जो है विभाजन कहाँ पे है? विषय के रूप में, है ना। विषय में जो है राज्यों को जो है 61 विषय में जो है शक्ति दिया गया है कानून बनाने का विधानसभाओं को। ठीक है। और केंद्र को भी जो है यहाँ पे दिया गया है कानून बनाने का, मतलब केंद्र सरकार इन जो विषय केंद्र को दिया गया है केंद्र बनाएगा, जो विषय राज्य को दिया गया राज्य बनाएगा। ठीक है। और समवर्ती विषय में दोनों बनाएगा, समवर्ती विषय में दोनों बनाएगा। ये स्पष्ट विभाजन है जो क्या बताता है? संघात्मक शासन व्यवस्था को बताता है ना। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को बनाने वाला बहुत सारा पार्ट तो है ही संविधान में। संविधान स्पष्ट रूप से बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन साथ में जो है कुछ कुछ प्रोविजन ऐसा है जो एकात्मक व्यवस्था को बताता है। ठीक है। कुछ कुछ प्रोविजन ऐसा है जहाँ पे एकात्मक व्यवस्था बनाता है। इसलिए क्योंकि हम लोग को बोलते हैं ना कि दूध से जला व्यक्ति छाछ फूंक के पीता है, तो हम लोगों ने राज्यों को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनाया, बल्कि केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया। समझ में? राज्यों को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनाया, इसलिए क्योंकि पहले हम लोगों का राज्य शक्तिशाली था, तो इसीलिए जो है गुलाम बन गया। क्योंकि राज्यों के बीच में ही जो है झगड़ा चलते रहते थे, एक दूसरे राज्य लड़ता रहता था और लड़ते लड़ते जो है दूसरा कोई आके कैप्चर कर लिया। तो हम लोगों ने बोला कि इन राज्यों का रक्षा करने का दायित्व जो है एक केंद्र सरकार के पास होगा। जो मजबूत केंद्र जब तक नहीं होगा तब तक राज्यों का रक्षा भी तो नहीं कर सकता है। तो एक मजबूत केंद्र बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ प्रोविज़न जो है संविधान में कर दिया है। ये नहीं किया कि हमने एकात्मक व्यवस्था बनाया है, बल्कि ये किया है कि हमने राज्यों केंद्र को मजबूत करने के लिए हमने कुछ प्रोविज़न कर दिया है, और वही प्रोविज़न क्या है? एकात्मक व्यवस्था जैसा बन गया है, जहाँ पे केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है। मतलब एकात्मक व्यवस्था नज़र आता है। जैसे अब जो हम लिखवाए हैं, जितना पार्ट लिखवाए हैं सब एकात्मक व्यवस्था का है। जैसे नागरिकता, नागरिकता पर जो है नागरिकता कैसे देना है, किसको देना है, किसको हटाना है, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है, राज्यों के पास नहीं है। अपवाद था जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे वो नागरिकता वो भी देता था, लेकिन अब वो भी समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि राज्य का दर्जा समाप्त कर दिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है पहले डबल नागरिकता, वहाँ के राज्य का नागरिकता अलग और केंद्र का नागरिकता अलग। एक अपवाद वही था, बाकी कोई नहीं था। बाकी आप झारखंड का नागरिक नहीं बनते हैं, झारखंड के आप हैं लेकिन भारत का नागरिक कहलाते हैं। क्लियर? तो नागरिकता में जो क्या था कि जो है आपको वहाँ पे एकात्मक व्यवस्था मिलता, क्योंकि वहाँ पे पावर केंद्र सरकार को दिया गया है नागरिकता पे कानून बनाने के लिए। क्लियर? उसके अलावा जो है आपके पास क्या था? बोला जाता है कि जो है एकल संविधान, मतलब अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे राज्यों के लिए अलग संविधान है ना, और केंद्र का अलग संविधान है। लेकिन हम लोगों का जो है क्या है? एक ही संविधान है, राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है। एक संविधान में जो है राज्यों को भी पावर दिया गया है और केंद्र को भी पावर दिया गया है, दोनों को पावर है। लेकिन संविधान में बदलाव कौन कर सकता है? संविधान में बदलाव जो है पार्लियामेंट कर सकता है, मतलब केंद्र सरकार। तो पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। राज्य चाहकर भी संविधान में बदलाव नहीं कर सकता। समझ में? तो एक संविधान
और पावर किसके पास बदलाव करने का? केंद्र सरकार के पास। क्लियर? तो ये क्या बताता है? एकात्मक व्यवस्था बताता है। क्लियर? तीसरा है कि जो है हम लोग का जो है विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति में है कि जो विधायी शक्ति हमारा है, ठीक है, इस विधायी शक्ति में जो है संघ को भी कानून बनाने का अधिकार है, राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, और समवर्ती सूची में दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। सबका अपना अपना विषय है। तुम भी एक कानून बना सकते हो, तुम भी बना सकते हो, हम भी बना सकते हैं, ये दोनों बना सकता है। तो दोनों कानून बनाते हैं। जैसे शिक्षा पर समवर्ती सूची का जो विषय है एजुकेशन है, एजुकेशन पर राज्य सरकार ही बनाती है और केंद्र सरकार ही बनाती है ना। अब केंद्र सरकार जो है वहाँ से जो है मिड डे मील की योजना बना दी, राज्य सरकार जो है साइकिल योजना चला दी, पोशाक योजना चला दी, किताब योजना चला दी, है ना, उत्कृष्ट विद्यालय योजना चला दी, झारखंड सरकार चला रही है। उत्कृष्ट विद्यालय है ना, मतलब सीबीएसई बोर्ड के तरह जैसे केंद्रीय विद्यालय है, उसी तरीके से झारखंड सरकार भी जो है उत्कृष्ट विद्यालय बनाई है, एक्सीलेंस, है ना। तो ये क्या है, सीबीएसई बोर्ड पढ़ाई होगा सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम में, लेकिन उसका खर्चा कौन उठा रही है? राज्य सरकार। क्लियर? तो उत्कृष्ट है। तो दोनों बना सकता है, लेकिन कभी ऐसा परिस्थिति आया, दोनों बना रहा है, लेकिन कभी ऐसा परिस्थिति आया कि एक ही विषय पे दोनों कानून बना दे, एक ही विषय पे दोनों कानून बना देता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि केंद्र सरकार के कानून का मान्यता होगा। एक विषय पे दोनों कानून जब बन जाता है, टकराहट हो जाए, तब केंद्र सरकार का जो है मान्यता होगा। एग्जाम्पल, लोकपाल लोकायुक्त कानून जो है 2013 में बनाया गया था। केंद्र सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 में पास किया, लेकिन 2000 ईस्वी के आसपास जो है कई राज्यों ने अपने यहाँ लोकायुक्त कानून बना चुके थे। समझ में आया? तो कई राज्यों ने अपने यहाँ जो है लोकायुक्त कानून बना दिए था। जैसे गुजरात, है ना, गुजरात ने अपने यहाँ बना दिया था, राजस्थान ने अपने यहाँ बना लिया था, ठीक है। लेकिन जब 2013 में जब केंद्र सरकार ने कानून बनाया लोकपाल लोकायुक्त, तो राज्य सरकार को पहले से कानून चल रहा था लोकायुक्त का, तो केंद्र ने जैसे बनाया तो दोनों का टकराहट हो गया ना। उसने भी लोकायुक्त कानून पास किया और यहाँ भी पहले से ही चल रहा था। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि ये वाला कानून समाप्त हो जाएगा, ये वाला चलेगा। तो उद्देश्य तो वही हो गया, उसका भी वही उद्देश्य था, उसका भी वही उद्देश्य था, बस उसने केंद्र सरकार ने बनाया, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जो है वो बना सकता है। कुछ विशेष परिस्थिति है जब केंद्र सरकार जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है, वो विशेष परिस्थिति में, है ना, जब दो राज्य मिलकर जो है केंद्र सरकार को बोल दे कि भाई हमको जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना दीजिए। दो राज्य या दो राज्य से अधिक बोले, राज्य खुद बोलेगा तो बना देगा। या फिर जो है कब बना सकता है? जब राज्यसभा जो है, राज्यसभा कोई भी विषय पर जो है 2/3 प्रस्ताव से पास कर दे। मतलब राज्यसभा में जो है कोई विषय पर कि मान लीजिए इस विषय पर कानून बनाना है, केंद्र सरकार को पावर दे दे राज्यसभा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधि सभा है, विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं से लोग आते हैं, तो अगर वो चाहे तो बना सकते हैं। तो कुछ परिस्थिति है जब राज्य सूची पर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकता है, उसके अलावा नहीं बना सकती है। तो कुछ विशेष परिस्थिति में बना सकती है, बाकी समय तो राज्य ही बना सकता है। समझ में? तो ये जो है एकात्मक जो बनाएगा तो एकात्मक व्यवस्था में होंगे। क्लियर? उसके अलावा जो है समवर्ती सूची वही है, दोनों का मिला, टकराहट हुआ तो केंद्र का मिलेगा। राज्य सूची है, उसमें राज्यों का जो है कानून बनाने का अधिकार रहेगा। उसके अलावा आपातकाल है, तो आपातकाल में सिंपल सा है, जब आपातकाल आए लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा तो वैसे स्थिति में जो है केंद्र सरकार को पावर आ जाता है। ये है आपातकाल में पूरा का पूरा जो व्यवस्था है वो एकात्मक व्यवस्था बन जाता है। जब चाहे तो राज्यों का कार्यपालिका शक्ति को केंद्र सरकार रख सकता है अपने पास, या उसका विधायी पावर को केंद्र सरकार ले सकता है। तो ये एकात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रपति शासन लगता है जिस राज्य में, तो वहाँ का कार्यपालिका शक्ति किसके पास आ जाता है? केंद्र सरकार के पास आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो उसका बजट भी पास करेगा। ये तो कुछ विशेष परिस्थिति है जहाँ पे एकात्मक जो है व्यवस्था बन जाता है, लेकिन अक्सर जो है वो संघात्मक व्यवस्था बना रहता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है
कि सहमत होना नहीं है कहीं पे, हमको दोनों बात को बता देना है। समझ में? बोलेंगे कि हमारा संविधान जो है क्या है, संघात्मक तथा एकात्मक दोनों का मिश्रण है ना, दोनों का मिश्रण है। और संघात्मक व्यवस्था बता देंगे कि जो है हमारा संविधान जो है, संविधान में जो है संविधान संघात्मक व्यवस्था का जो है प्रोविज़न किया गया है। और संघात्मक व्यवस्था का प्रोविज़न शक्तियों का विभाजन, ये सब चीज़ों का बता देंगे, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों को अलग अलग जो है शक्तियों का विभाजन या कार्यों का जो है विभाजन किया गया है। और फिर बताएंगे एकात्मक व्यवस्था, ठीक है, कि कहाँ कहाँ तो लिखेंगे विशेष परिस्थितियों में जो है ना, विशेष परिस्थितियों में संघात्मक व्यवस्था जो है कभी कभी एकात्मक व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के पास में आ जाती है। अब वो जो बताया है उसी चीज़ को बताते हुए आप बता देंगे 4-5 पॉइंट में, और फिर कंक्लूड करेंगे कि हमारा संविधान जो है ऐसा नहीं है कि जो है एकात्मक व्यवस्था जब लागू होती है अत्यधिक जो है महत्व जो है एकात्मक व्यवस्था पर दिया गया, बल्कि दोनों का जो है सम्मिश्रण किया गया है। हम लोग ये नहीं बोलेंगे एकात्मक व्यवस्था का ही ज़्यादा महत्व है, बल्कि दोनों का मिश्रण किया गया है। जब जैसा ज़रूरत पड़ता है, आवश्यकता, वैसा जो है हमारा जो है नेचर राज्य का बन जाता है, ठीक है। और जिसमें जो है संघात्मक व्यवस्था का भी महत्व है और एकात्मक व्यवस्था का भी महत्व है। तो दोनों को हम लोग को बैलेंस्ड करके चलना है। ये नहीं कि एकात्मक व्यवस्था, ये तो उल्टा पूछ ही दिया है जानबूझकर, तो हमको इसको काटना है। ऐसा नहीं कि जो है एकात्मक व्यवस्था के समय जो है पूरा संघात्मक व्यवस्था गौण हो जाता है, नहीं होता है। अब मान लीजिए कि युद्ध चल रहा है, मान लीजिए राजस्थान में, तो राजस्थान राज्य का जो है कार्यपालिका शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास आ जाएगा, लेकिन झारखंड का तो रहेगा झारखंड सरकार के पास, पंजाब का तो रहेगा पंजाब सरकार के पास। तो कहाँ संघात्मक व्यवस्था गौण हुआ? नहीं हुआ। क्या इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन में वही देंगे कि जो है संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था क्या होता है, उसके बारे में बता देंगे। और फिर परिस्थिति बताएंगे कि कब एकात्मक व्यवस्था बनता है और कब जो है संघात्मक व्यवस्था रहता है, ठीक है। और फिर जो है उसको कंक्लूड करेंगे अपना विचार देकर, है ना। बस हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए तब मज़ा आएगा इसको। ये क्वेश्चन लिखो, लिख लोगे ना आप? लिखो। लिखो, भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि संघीय तत्व गौण हो जाते हैं। जबकि संघीय तत्व गौण हो जाते हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। ठीक है। समर्थन किसी एक तरफ नहीं करेंगे, हमको जो है बैलेंस्ड करके चलना है, क्योंकि इसमें बैलेंस्ड ही है। आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? सहमत हो जाएंगे तो सही बात है, पूरा एकात्मक है, संघात्मक गुण हो जाता है। जो होता नहीं है तो आप गलत हो जाएंगे। इसमें सिंपल सा कि आपको दोनों के बारे में बताना होगा, अब फिर उसके बाद कंक्लूजन में जाना पड़ेगा। शुरुआत में सहमत नहीं हो जाना है, पहले हम बताएंगे कि जो है संविधान में जो है संघात्मक व्यवस्था का जो है प्रावधान किया गया है ना। अब संघात्मक व्यवस्था क्या होता है वो बता देंगे,
संघात्मक व्यवस्था में जो है केंद्र और राज्यों के बीच में जो है शक्तियों का विभाजन ही संघात्मक व्यवस्था कहलाता है। अब संघात्मक व्यवस्था क्या क्या है, अब इसको दिखा सकते हैं। जैसे संसद के रूप में जो है जैसे विधायी जो है कार्य जो है संसद अलग करता है और राज्य विधायी कार्य अलग करता है। अब हम बाद में फिर बताएंगे, जब संघीय व्यवस्था बता देंगे तो फिर बाद में बताएंगे कि जो है विशेष परिस्थितियों में जो है हमारा संविधान जो है एकात्मक जो है व्यवस्था भी करता है। अब कौन कौन करता है वो बताएंगे। अब फिर कंक्लूजन में जाएंगे तो बोलेंगे कि जो है ऐसा नहीं है कि एकात्मक व्यवस्था लागू होने पर जो है संघात्मक व्यवस्था गौण हो जाता है, बल्कि जो है दोनों का सम्मिश्रण होता है। दोनों का स्वरूप जो है हमारे संविधान में मिलता है। जब जैसा जो है आवश्यकता पड़ता है संविधान का नेचर उसी तरीके से हो जाता है ना। हमेशा जो है संघात्मक व्यवस्था के रूप में ही जो है चलते रहता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में एकात्मक व्यवस्था में आ जाता है। बस बोल के निकल जाएंगे, दोनों को बताएंगे। ये दोनों बताने वाला है ही, ये आपका विशेष बुद्धि का जो है परीक्षण है। क्वेश्चन इजी नहीं है, आपके दिमाग का ही टेस्ट ले रहा है कि मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं है, आप में बुद्धि है कि नहीं सोचने का। कोई बोल देगा कि अरे देखो वो लड़का पागल है, तो देखा कि वहाँ बोल दिया पागल है तो हाँ सही में पागल है। तो तीसरे को बोलने की अरे वो तो पागल है, मैं तुमको कैसे मालूम? बोला हमको तो जो है वो लड़का बताया और उसको पता नहीं था कि ये लड़का उसका भाई है ना। तो बोला कि तुम पागल है, मेरा भाई तुमको पागल नजर आता है जी, तुम देखे उसको पागल वाला हरकत करते हुए? तो बोला नहीं देखे तो नहीं। तो फिर कैसे मान लिया? तो वो बताया तो पागल थोड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका विवेक का टेस्ट होता है कि अगर वो बोल दिया तो वही सही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो बोल दिया कि ये होगा यही होगा, नहीं, हम सोचेंगे कि वही होगा कि नहीं होगा। जो संविधान में फैक्ट दिया उसी हिसाब से काम करेंगे, समझ में? काम को बैलेंस्ड करना है, यही आपका बुद्धि विवेक वो चेक करता है। ये अगर आप बता दिए तो नंबर देगा आपको। अगर आप सहमत होकर नहीं लिख दिए पर हाँ एकदम एकात्मक है, संघात्मक गौण हो गया है, कैसे देखो ना, राज्यपाल को नियुक्त करता है केंद्र सरकार, है ना। आपातकाल में जो है कानून बना लेता है केंद्र सरकार, उसके बाद जो है नागरिकता पर बनाता है, राज्य का निर्माण केंद्र सरकार। तो बहुत जगह तो है ना, बहुत जगह प्रोविजन है एकात्मक का, लेकिन संघात्मक का भी बात करता है। तो दोनों का जब बात करा तो हम एक तरफा कैसे चले जाए, है ना। इसलिए हम दोनों का बात करेंगे कि हाँ एकात्मक है, लेकिन ऐसा नहीं कि संघात्मक ही गौण हो गया है। संघात्मक व्यवस्था भी संविधान में बना हुआ है और उसके लिए ये प्रोविजन बता देंगे। संघात्मक व्यवस्था पढ़ाएंगे तुम लोगों को, केंद्र राज्य संबंध, तब इसमें बताएंगे क्या क्या होता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आपका विवेक का भी समझ है और लैंग्वेज का भी खेला है। लिखिएगा तो समझ में आएगा, लिखने में थोड़ा कठिनाई होगा लेकिन मज़ा भी आएगा। सीधा क्वेश्चन से अच्छा होता है कि टेढ़ा क्वेश्चन लिखना है, क्यों? क्योंकि उसमें नंबर मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। सीधा क्वेश्चन सब कोई लिखेगा। अब मान लीजिए पूछेगा संविधान की प्रस्तावना को बताइए, है ना, संविधान की प्रस्तावना को बताइए, तो सबको ही बता देगा संविधान की प्रस्तावना। सबको तो पढ़ के जा ही रहा है कि समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता है, लेकिन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछेगा, डिफिकल्ट अगर पूछ देगा, अब देखा यार ये तो पता नहीं क्या पूछ रहा है, ये कैसे कैसे होगा, समझ में नहीं आया उसको, तो नहीं लिखेगा, सीधा क्वेश्चन लिखेगा। तो सीधा जितना ज़्यादा क्वेश्चन जो लिखेगा उसमें मार्क्स उतना ही एवरेज हो जाता है। और जितना क्लिष्ट क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, ताकि ज़्यादा लोग लिखेगा नहीं क्लिष्ट क्वेश्चन, भागेगा। कठिनाई से तो हर कोई भागता है ना, तो कठिन क्वेश्चन पकड़िए, नंबर मिलेगा बढ़िया। तो क्वेश्चन चूज करना भी जो है तरीका, जैसे ये क्वेश्चन चूज करने लायक है, इस पर लिखिए नंबर मिलेगा। सीधा क्वेश्चन लिख दीजिएगा आपातकाल के प्रोविजन बताइए, तो आपातकाल के प्रोविजन तो सबको पता है, आपातकाल का प्रोविजन क्या होता है, कब लगाया जाता है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, मूल अधिकार पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये पता है सबको। तो लिख के आ जाएगा, हर कोई लिखेगा, कोई कम बेसिक कंटेंट करके लिखेगा, लेकिन जहाँ पे समझ आधारित क्वेश्चन हो उसको लॉजिक आधारित क्वेश्चन को पकड़ना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या ना कि अगर आपको समझ में क्वेश्चन आ गया, आप लिख दिए, तो नंबर आपको 25 प्लस चला जाएगा,
27-28 भी चला जाता है। 70% नंबर मिलता है जेपीएससी में। यूपीएससी में ना मिले, लेकिन जेपीएससी में 28 नंबर मिल जाता है, 27-28 नंबर। तो 28 नंबर समझते हैं, 70% नंबर ले आए तो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में जो है 300 नंबर देगा तो आप सेलेक्ट होकर निकल जाइएगा। और इतना नंबर लेके आ गए तो इंटरव्यू में बोलिएगा मत 2 नंबर जाओ, हाँ, तो भी पास हो जाइएगा। ऐसे भी एवरेज मार्क देता है ना, 30+ जो है आपको एवरेज मार्क दे देगा वो। तो उससे ऊपर जो है आपको नंबर, जैसे 30+ से नंबर उठाने के लिए आपको कुछ जवाब देना पड़ेगा। गूंगा बन के रहिएगा तो नहीं देगा। तो कुछ तो एकेडमिक ही पूछता है, आपके घर के बारे में, कार्य के बारे में, एकेडमिक के बारे में 2-4 क्वेश्चन तो इसी से रहता है, यही बता दीजिएगा 10 नंबर दे देगा। बाकी फिर आपका 50 नंबर उधर रहता है। तो बहुत ज़्यादा कितना नंबर देगा इंटरव्यू में? 70-78 नंबर हम मैक्सिमम देखे हैं। एक लड़की को आया है 78 नंबर, अभी उसका होगा मेरे पास, उसका मार्कशीट है। प्रशासनिक सेवा में उसका वो हुआ था। क्वेश्चन का 60% प्लस, हाँ, मतलब जो है 60% है। 40 नंबर का है, 24 नंबर प्लस। हो गया क्लास, हो गया। हाँ, देखो इसका इंटरव्यू में जो है 72 नंबर आया हुआ है।